वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को बाय ग्राफिकल मेथड। इससे पहले भी मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस किए थे, लेकिन वो मेथड मैथमेटिकल था और अब ये जो मेथड मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ ये ग्राफिकल मेथड है। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पहले फाइंड किया था वो था v इक्वल्स टू u प्लस AT। तो इस इक्वेशन को बाय ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, जिसमें आपको x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करने होते हैं। ज़ीरो से स्टार्टिंग करनी होती है और उस पॉइंट को हम O देते हैं, और जो x एक्सिस होती है उस पर टाइम लिखते हैं और y एक्सिस पे हम वेलोसिटी लिखते हैं। और ग्राफ की जो लाइनिंग है उसे ज़ीरो से स्टार्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं A से। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एक ऐसी बॉडी की मूवमेंट का ग्राफ बनाया था जिसमें उसकी वेलोसिटी ज़ीरो ना होकर कुछ ना कुछ थी। यहाँ पे हम उसकी वेलोसिटी u मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो A पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ग्राफ ख़त्म हो रहा है B पॉइंट पर। A से B तक एक्सेलरेशन है, इसीलिए उसको नाम दिया गया है स्मॉल a, जो कि क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन। O से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है उसको t बोला जाएगा बिकॉज वो टाइम है। और फिर जो E तक डिस्टेंस y एक्सिस पे कवर होगी, ये पूरी जो वैल्यू है वो होगी वेलोसिटी। कौन सी वाली? फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रही हूँ जिनमें जो OA या फिर जो DC है, आप ग्राफ में देख सकते हैं OA और DC, ये क्या है यहाँ पर U। और जो B से लेके C तक की डिस्टेंस है, मतलब जो B से लेके C तक की जो वैल्यू है, या जो O से लेके E तक की जो वैल्यू है वो क्या है, V। अब देखिए, फ्रॉम ग्राफ जो BC की वैल्यू है वो किससे मिलके बनी है, BD प्लस DC से। तो हम इसे लिखेंगे BC इक्वल टू BD प्लस DC। तो देखिए, अब इसमें हम वैल्यूज़ रखेंगे। BC की वैल्यू क्या है, V। BD की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है, और जो DC है वो किसके इक्वल है, OA के इक्वल। तो DC की जगह पे हम OA लिख देंगे। उसके बाद V की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, BD प्लस OA की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी, U। तो V की वैल्यू यहाँ निकल के आ गई BD प्लस U। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, BD की वैल्यू। तो देखिए, BD की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन का, जो ग्राफ के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ से देखें। तो देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD। जो BD है, BD अपॉन क्या हो जाएगा, AD। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है बाई ग्राफ। तो BD अपॉन AD, AD की वैल्यू, AD क्या है, AD किसके इक्वल है यहाँ पे, OC के इक्वल। तो OC की वैल्यू कितनी है, T। तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T। इसीलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, T AD की जगह पे। तो A इक्वल्स टू हो जाएगा BD अपॉन T। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AT। अब ये वैल्यू जो है वो हम कहाँ पुट करेंगे, जो हमने V इक्वल टू BD प्लस U निकाला था वहाँ पर। तो जैसे ही हम BD की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी वैल्यू, V इक्वल्स टू U प्लस AT, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखिए, ऐसे ही ग्राफ का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होती है हमारी, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालेंगे, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होती है वो इस पूरे जो ग्राफ है उसका जो एरिया इसने कवर किया है ग्राफ ने, हम वो जो है मानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी OABC। ये जो पूरा एरिया है OABC से कवर्ड, ये पूरा जो एरिया है ये माना जाएगा क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखिए, ये जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल लिखा जाएगा एरिया ऑफ फिगर OABC, तो देखिए फिगर को हम दो पार्ट्स में बटा हुआ मानेंगे। देखिए, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है। OADC, कौन सा, OADC, ये क्या है, ये है एक रेक्टेंगल। और ADB, ये क्या है आपका, ट्राइंगल। तो हम इस पूरे फिगर को दो पार्ट्स में बटा हुआ लिखेंगे और उससे हम वैल्यू निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। तो हमने लिख लिया यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ
ट्राइंगल ABD। दोनों के ही फॉर्मूले लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, तो OA इंटू क्या हो जाएगा, OC, प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, 1/2 मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई BD। अब इनकी एक एक करके वैल्यू लिख दीजिए। तो सबसे पहले OA की वैल्यू क्या थी, U, OC की वैल्यू क्या थी, T, और AD की वैल्यू क्या थी, T, और BD की वैल्यू क्या थी, AT। तो इसीलिए हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गई आपकी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब स्टार्ट करेंगे हम कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इन दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है उसे दोबारा निकालेंगे, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ पे हम लेंगे इस पूरे फिगर को। अभी तो हमने किस में लिया था, रेक्टेंगल और ट्राइंगल में। अब इस OABC को हम पूरे को क्या लेंगे, एक ट्रेपेजियम की फॉर्म में। और ट्रेपेजियम जो होता है उसका एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2। देखिए ग्राफ का यूज़ करके हम वैल्यूज़ लिख लेंगे एक एक करके। तो जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, तो उसमें जो पैरेलल साइड्स हैं वो क्या क्या हैं, OA और CB, और हाइट क्या है OC, और अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो फिर इनकी वैल्यूज़ रखेंगे हम। S इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस V इंटू T अपॉन 2। अब हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे, तो वहाँ से हम T की वैल्यू निकालेंगे। तो V इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT फर्स्ट इक्वेशन का, और AT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V माइनस U। तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V माइनस U अपॉन A। अब ये T की वैल्यू हम S इक्वल टू U प्लस V इंटू T अपॉन 2 में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, S इक्वल टू हो जाएगा U प्लस V, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये T की जो वैल्यू है V माइनस U, वो नीचे क्या हो जाएगा 2 और A। अब देखिए ये जो है U प्लस V और V माइनस U, अगर हम U प्लस V को V प्लस U लिख दें तो V प्लस U V माइनस U, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी A प्लस B A माइनस B वाली, जिसकी वैल्यू क्या होती है A स्क्वायर माइनस B। तो जब ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी कौन सी वाली, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली, तो इसमें हम यही कर देंगे, V स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे U स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगी जो वैल्यू है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2as, और अगर हम U स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2as, जो कि थर्ड इक्वेशन है। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, देखिए सर्कुलर मोशन जब बोली जाती है जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही हो, और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब बोली जाती है जब उस बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म हो, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से, मतलब फिक्स स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है, तो उस बॉडी की जो मूवमेंट है, जो उसकी मोशन है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन ये सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होती है। एक्सेलरेटेड क्यों होती है, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन डेवलप होता है वेलोसिटी से, और वेलोसिटी जो डेवलप होती है वो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है स्पीड और एक होती है डायरेक्शन। तो यहाँ पे स्पीड तो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो वो हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो लगातार चेंज होगी, और इसीलिए सर्कुलर मोशन कैसी बोली जाएगी, एक्सेलरेटेड बोली जाएगी। इसके लिए आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे आप अगर किसी थ्रेड में लेके एक स्टोन बांध लें, मतलब एक थ्रेड लेकर उसमें एक स्टोन बांध लें और उसको अपने हाथ से सर्कुलर मोशन में उसको घुमाने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे आपके हाथ की जो मूवमेंट है वो हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। तो यही होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करती है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसकी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, लेकिन वो एक्सेलरेटेड होती है बिकॉज उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। ऐसी मूवमेंट बहुत सारे ऑब्जेक्ट शो करते हैं, जैसे जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव करते हैं। अर्थ सन के चारों तरफ यही मोशन शो करती है।
सेम ऐसे ही मून अर्थ के चारों तरफ जब रिवॉल्व करता है तब उसकी भी मूवमेंट यही रहती है। तो ये सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं ये हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स मिलता है वो हमेशा सेंटर से मिलता है। जैसे ये सर्किल जो सामने शो हो रहा है, इसका जो सेंटर है वही फोर्स देता है बॉडी को घूमने के लिए। ऐसे ही जब अपने हाथ में आप थ्रेड से बंधा हुआ कोई स्टोन घुमाते हैं तो उस स्टोन के घूमने के लिए फ़ोर्स आपके हाथ से लग रहा है और आपका हाथ कहाँ पे होता है, सेंटर पे। तो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक फ़ोर्स की ज़रूरत रहती है और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए नेसेसरी होता है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में होता है और उसी फोर्स से ही वो मूव कर पाते हैं। अब यहाँ पे आपका मोशन चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाता है। इससे रिलेटेड जिसकी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी मुझसे क्लियर कर लें। थैंक यू।